इधर देखो सारे टेंसेज आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार का टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो समय है, टेंस का मतलब होता है किसी कार्य का जिस समय में होना होता है ना, जैसे कोई कार्य वर्तमान काल में हुआ है तो वो होता है कौन सा टेंस? वर्तमान काल। और जो कार्य घटित हुआ पास्ट टेंस में, बीते हुए काल में जो घटित हुआ, वो टेंस कौन सा? टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जिस समय में घटित हुआ हो, कोई भी कार्य जिस समय में घटित हुआ, प्रेजेंट में घटित हुआ। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वर्तमान में घटित होता है ना ये खाने खाने का काम, तो ये वर्तमान काल हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान में कर रहा हूँ काम, तो ये वर्तमान काल हो गया। और यही बात यदि मैं ये काम पीछे होता, ये काम मैंने अनुभव किया होता कि मैं पढ़ाता था या पढ़ा रहा था, तो ये टेंस कौन सा हो गया? यानी टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य जो है वो वर्तमान में यदि हो रहा है, अभी हो रहा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है? वर्तमान काल। और यही काम पीछे, अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बीता हुआ कल, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीता हुआ कल का मतलब मैंने आज सुबह खाना खाया, तो या आज खाया ना मैंने। वो लोग ये सोचते हैं सर बीता हुआ कल यानी कि आज खाया, तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस नहीं, अभी इसी क्षण से पहले जो जस्ट मैंने जो पहले काम पूरा कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। और आने वाले टेंस को क्या बोलते हैं? आने वाले काम मैं करूँगा। टेंस वैसे दो ही मानते हैं। आने वाला तो एक प्लानिंग, वो इमेजिन होती है, कल्पना होती है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो आने वाला मैं कल्पना कर रहा हूँ, अनुभव थोड़ी किया मैंने। अब देखो, सबसे पहले टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबको पता है, बताने की जरूरत कहाँ है? कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। सबसे पहला हो गया आपके प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्तमान काल बोल सकते हैं। वर्तमान काल हो गया। दूसरा हो गया आपके पास्ट टेंस। बताने की जरूरत नहीं है इसमें, तो मुझे पता है, सबको पता है। दूसरा क्या हो जाएगा? जिसका मतलब क्या हो गया? भूतकाल। और तीसरा कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। और ये कितने 3 टेंस हो गए। टेंस के भी सब टेंसेज होते हैं, टेंस के भी भाग होते हैं। जैसे अभी बता दूंगा मैं। जैसे मान लो ये कोई कार्य, ये समय है, तो ये समय पीछे चलता आया है, कई समय तो पीछे से चलता आया, और अभी समय चल रहा है, और आगे भी समय चलेगा। समय तो आगे आएगा ना। तो टेंस को कितने भागों में बांट दिया। एक तो ये हो गया जो वर्तमान में है, जिसके पीछे हम सामान्यतः क्या लगाते हैं? है लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया वर्तमान में, जिसका हम अनुभव करते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इसके लिए है आता है। और एक जो समय बीत चुका है, क्या हो चुका है? बीत चुका है ना, बीता हुआ। तो बीता हुआ का मतलब अभी जस्ट पहले मैंने वाक्य, मैंने टेंस के प्रकार लिखे थे, मैंने टेंस के प्रकार लिखे थे, अभी लिखे थे ना जस्ट पहले, लेकिन ये पास्ट में चला गया, मैंने लिखे थे। आ रही है ना बात समझ में? और आने वाला समय जस्ट 1 सेकंड या जस्ट आगे आने वाला, जैसे मैं वाक्य लिखवाऊंगा, अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये फ्यूचर टेंस है, मैं वाक्य लिखवाऊंगा। तो ये हो गया आने वाला। आने वाला कल का मतलब समय कह सकते हो, आने वाला समय जो है उसके लिए। और ये जो वर्तमान में है अभी, तो बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, जिसकी पहचान थे होती है। या फिर आपको आ ए ई की ध्वनि मिल जाएगी वाक्य के अंत में, है ना। आ ए ई की आपको ध्वनि, जैसे उसने खाना खाया, खाना पकाया, ये हो सकता है। फ्यूचर टेंस में गे मिलेगा, गे का मतलब गा गे गी पढ़ता होगा, है ना। और ये सिर्फ एक कल्पना होती है आने वाले समय की। तो जिसके पीछे है मिला, सामान्यतः आपको बता देता हूँ, आप इस चीज़ को नोटबुक में लिख भी सकते हो। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ पहले समझ में आ जाएगी, उसके बाद अपना आप समझ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको लिखना भी है, ये रफ में बता रहा हूँ मैं। तो है कब लिखेंगे हम? है वर्क प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है, इसका मतलब काम अभी कर रहे हैं हम वर्तमान में, ठीक है ना। अभी करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, या कई समय से हम कर रहे हैं, तो वर्तमान काल हो गया, है ना, प्रेजेंट टेंस हो गया। और आगे करेंगे तो टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर। और हमने जो कार्य एक्शन किया है वो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट।
तो टेंस के 3 प्रकार हो गए, ये बता दिया ना मैंने। तो सबसे पहले आपको टेंस को, सबसे पहले देखो सेंटेंस जब लिखते हैं हम छोटे विद्यार्थी एकेडमिक लेवल के, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा वो निकालना जरूरी होता है ना। और टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम किस समय में हुआ हो, वर्तमान काल में हुआ हो तो टेंस कौन सा हो गया, वर्तमान काल हो गया ना। और जो पीछे हो गया तो पास्ट में हो गया, होगा तो फ्यूचर में हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा होता है टेंस को निकालना। अब टेंस में भी 4 भाग होते हैं। सब टेंसेज कितने होते हैं, प्रत्येक के 4 सब टेंसेज होते हैं। दोस्तों देना एक बार, सब टेंसेज कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये चीज़ आ गई क्या समझ में। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया मैं किताब पढ़ाऊंगा, मैं किताब पढ़ाऊंगा, तो लास्ट में गा आ गया ना। तो ये टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। टेंस पहचान का सबसे पहले सिंपल काम ये करना, हमें टेंस को क्या करना है, पहचानना है। तो ये काम कर सकते हो। वह दौड़ रहा था, तो दौड़ रहा था लास्ट में थे आया ना, थे का मतलब था, थे, थी। वह दौड़ रहा था, तो ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया। आ रही बात समझ में। और कल्पना करूं मैं आगे के बारे में बताऊं, मैं ऐसा करूंगा या वह कर रहा होगा, तो टेंस फ्यूचर हो गया। तो टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, टेंस आराम से निकाल सकते हो। टेंस के लिए आपको लास्ट वाला सेंटेंस को देखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो कि यदि वर्तमान है तो पीछे है मिलेगा, ठीक है। मिटा दूं क्या, देखो यदि वर्तमान काल है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो उसके पीछे क्या मिलेगा, फ्यूचर प्लानिंग एक्शन में भी आता है, वो बाद में बता दूंगा आपको। उसके भी पीछे एस लगता है। पास्ट टेंस के पीछे क्या लग जाएगा, थे। ये मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें क्या लग जाएगा, गए लग जाएगा, भविष्य काल। इसको मिटा दो। अब प्रत्येक टेंस के अंदर सब टेंसेज होते हैं 4। प्रत्येक टेंस में सब टेंसेज कितने होते हैं, 4। जो टेंस के भी भाग है ना, जैसे मैंने कह दिया कि वह किताब पढ़ाता है, वह किताब पढ़ाता है। जैसे मैंने कह दिया वह किताब पढ़ाता। अब ये टेंस वर्तमान का है, मुझे किस चीज़ से पता चला, है से पता चला मुझे टेंस का। लेकिन टेंस में भी 4 भाग है। वर्तमान में एक्शन हो रहा है, उसका समय क्या है ना। तो इसके लिए हम सब टेंस बोलते हैं इनको। तो प्रत्येक टेंस के अंदर भी 4-4 पार्ट हैं, 4-4 भाग हैं। सबसे पहला आप इसको मिटा दो क्या, जैसे ये रहा। अब इसके अंदर ये जो था है ना, ये बताता है रेगुलर एक्शन हो रही है, इंडेफिनेट निश्चित नहीं इसका समय, है ना, इसलिए इसको इंडेफिनेट बोलते हैं। तो ये तो टेंस बता देगा। हमारा सिर्फ 2 ही काम होता है सेंटेंस लिखने के। सेंटेंस लिखने के काम कितने होंगे, 2 काम। आपको सब टेंस और सब टेंस पहचानना होता है आपको। सबसे पहले टेंस पहचानो कौन सा है, उसके बाद सब टेंस पहचानो कौन सा है। और सब टेंस को जब पहचान लोगे आप, तो उस सब टेंस के हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, और मेन वर्ब के, आपको मेन वर्ब के फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो सब टेंसेज कितने हो गए, 4 हो गए। सबसे पहला कौन सा हो गया इसमें, इंडेफिनेट। क्योंकि इंडेफिनेट के अंदर क्या होता है कि कार्य होने का समय निश्चित नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या मेरा समय निश्चित है, मैं फिक्स टाइम पर पढ़ाता हूँ कि 7:10 पर, कभी 15 भी हो सकती है, कभी 20 भी हो सकती है, निश्चित नहीं है ना। तो इसके लिए इसलिए इसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं। इंडेफिनेट का मतलब हो गया अनिश्चित काल। इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। ये कार्य होता है लेकिन इसके समय निश्चित नहीं होता है, फिक्स समय नहीं होता है कि जैसे सूर्योदय होता है इतनी बजे, तो क्या वो चेंज नहीं होता है कि समय जैसे परिवर्तन होता है तो वैसे होता है। तो इंडेफिनेट बोलते हैं इसको हिंदी में अनिश्चित काल। वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी अनिश्चित काल है, ठीक है। और इसका ध्यान रखना भाई, जिसके ये गुड्डी होते हैं ना उसके ऊपर लाइन नहीं खींचता, इस चीज़ का भी साथ में ध्यान रखना। अनिश्चित हो गया ये, वर्तमान अनिश्चित, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आपके कौन सा पार्ट हो गया, जिसकी पहचान भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ता ते। ये छोटी चीज़ है भाई, है ना। आपको ये ता ते आपको ती मिल जाएगा, ये ऐसे पहचान सकते हो। जो विद्यार्थी जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ना, वो इस चीज़ का ध्यान दे लेना, हालांकि समझ में आपका आ जाएगी। उसके बाद आपका टेंस, सब टेंस दूसरा कौन सा हो गया, सब टेंस जो है वो कौन सा हो गया, ये तो आपका टेंस है, ये क्या है, टेंस है। और ये है आपका सब टेंस, ठीक है, सब टेंस, टेंस के उपाय। तो दूसरा आपके कौन सा हो गया, कंटिन्यूस। देखो सब इस इंडेफिनेट का यूज़ कहाँ करते हैं, इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आते हैं, सार्वभौमिक सत्य, जो सबको पता है ना। जैसे सूर्य उदय होता है तो क्या भारत में होता है, पाकिस्तान में या अमेरिका यूएसए में नहीं होता है, क्या होता है ना। तो सार्वभौमिक सत्य, इनहेरिटेड क्वालिटीज़ के लिए जन्मजात गुण जिसमें होते हैं, है ना।
जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, तो आप किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबकी माएँ अपने बच्चों से क्या करेगी? प्रेम। माताएं प्रेम करेगी ना। यस। तो ये हो गया, ये जो जैसे साइंस के और फैक्ट होते हैं, है ना, जैसे पानी का सूत्र H2O होता है, तो आप किसी भी देश में या कहीं जाकर देख लो, सबके पानी का सूत्र यही होगा। 2 और 2 4 होते हैं, तो सबको पता है ये। तो इस प्रकार के सेंटेंस है, ये आंखों देखा हाल सुनाते हैं ना, उसके लिए हम इंडिपेंडेंट का यूज़ करते हैं। आंखों देखा हाल का मतलब जैसे हम कमेंट्री करते हैं, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग ने छक्का मारा, है ना, हरभजन सिंह ने बॉल फेंकी, सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, वह दौड़ा, तो वैसे देख हम आ ए ई की ध्वनि आती है उसमें। वैसे हम क्या आ ए ई की ध्वनि आती है ना, तो पास्ट सिंपल होगा, लेकिन आंखों देखा हाल यदि हम बता रहे हैं कमेंट, तो प्रेजेंट सिंपल का होता है, ठीक है। और हेडलाइंस जो होती है उनमें भी इसका यूज होता है। दूसरा है आपके कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कह दो या फिर आप प्रोग्रेसिव कह दो, कंटिन्यू कह दो या प्रोग्रेसिव कह दो, जिसको हम निरंतर काल भी, अनवर्त होता है ये कार्य। इसमें कार्य क्या होता है? अनवर्त होता है, कार्य कभी रुकता नहीं है। काम जिस समय में बात कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, वह पढ़ा रहा है, तो कार्य अभी भी जारी है। पास्ट में करें तो वह पढ़ा रहा था, फ्यूचर में तो रहा होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इसमें कार्य जारी रहता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? अभी प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर में भी होता है। इसमें क्या लगा होता है? रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे इत्यादि इसमें लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि कंटिन्यूस में कार्य शुरू होने का समय हमें पता नहीं होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें कार्य शुरू होने का समय पता होता है। जैसे मैं कह दूं कि वह पढ़ा रहा है, अभी तो ये काम जारी है, पढ़ा रहा है, लेकिन ये काम शुरू कब किया था आपको पता है क्या? वह पढ़ा रहा, आपको पता कब से पढ़ा रहा है, तो ये कंटिन्यूस का हो गया। या वह पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा है, जो भी है, काम शुरू कब हुआ था ये पता नहीं होता ना इसमें कंटिन्यूस में, लेकिन काम अभी भी क्या है? जारी है। दूसरा परफेक्ट, जो हाल ही में काम पूरा हुआ हो, हाल ही में किसी काम के कंप्लीट होने का क्या होता है? सेंस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, और जिसमें अभी मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुका हूँ, तो ऐसे चुका चुकी वाले सेंस के लिए किसका आता है? इसमें परफेक्ट में आता है। और इसके बाद में जो चौथा भाग है वो है आपका परफेक्ट, जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता चला है क्या आपको? इसमें क्या डिफरेंस है? इसकी पहचान भी ये जो है ना, पूर्ण अपूर्ण काल होता है, पूर्ण अपूर्ण। इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? अभी बताया ना जस्ट मैंने पहले, दोनों के पहचान तो रहा है आता है। इसमें क्या आता है? रहा, रही, रहा है नहीं, रहा, रही, रहे, है ना। वर्तमान काल का तो रहा है, रही है, भविष्य का तो रहा होगा। लेकिन इसमें कार्य शुरू होने का समय हमें ज्ञात होता, कार्य शुरू होने का समय हमें ज्ञात होता है, इसलिए इसमें हम सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं, है ना। जब सेंटेंस लिखेगा ना, सबके स्ट्रक्चर के बाद में हम सिंस या फोर का हम इसमें प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम समय का यूज करते हैं। ये चीज़ मैं बाद में बता दूंगा, एक बार नॉर्मली बता रहा हूँ मैं एक बार, क्योंकि यदि कार्य शुरू हुआ है, फिर शुरू होने का जो समय है, यदि वो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, समय बिंदु है, जैसे 1994, 2005, या वारों में से कोई वार है, या सप्ताह के 7 वारों में से वार हो गया, महीनों में से कोई महीना हो गया, पहर हो गया, सुबह दोपहर, तो इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। और इसको याद करने का तरीका आप घर पर देखोगे, कई पुराने घर हैं उन पर लिखा होता है कि सन 1994, जिसको इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखते हैं, अपने क्या होता है ये, सिंस 1994 है ना। तो सिंस 1994 एक फिक्स टाइम है, तो 1994 के लिए सिंस का प्रयोग, और फोर का प्रयोग करेंगे हम ड्यूरेशन के लिए। अवधि जो होती है ना, 5 दिन, 7 दिन, कई दिनों से, है ना, तो ये अवधि होती है समय की। कोई 4 महीने से पढ़ा रहा है, 3 महीने से, कोई कई दिनों से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम लिख देंगे टाइम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ये रहा। तो आपको ये नोट करना है, स्पेलिंग्स आपको याद करनी है। अब देखो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का सिंपल, इंडेफिनेट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट अनिश्चित काल होता है, तो ये सारा मिटा दूँ क्या? जिसको लिखना है साथ साथ में लिख लिया करो बढ़िया तरीके से। उसके बाद में यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो
यदि कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, जिसके पीछे है, तो वो टेंस कौन सा हो गया? वैसे फ्यूचर प्लानिंग एक्शन में भी है, आता है ना। तो वह नरेंद्र मोदी इतनी तारीख को यहाँ पर आने जा रहे हैं, या ये काम करने जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, अभी नहीं हुआ, आगे करेंगे वो, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग एक्शन को होता है, उसमें थोड़ा डाउट मत कर लेना। है आ गया, है का मतलब है, हूँ, हो, है, इसके लिए थे, जिसमें था, थे, थी, गए, गा, गए, गी लास्ट में आ जाएगा। तो ये तो टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट बढ़ा दूँ क्या इसको? प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद में दूसरा काम हमें क्या करना है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट प्रेजेंट में भी 4 है, 4 पार्ट हो गए। इंडेफिनेट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट में भी कौन सा है? तो यदि कार्य रेगुलर एक्शन में हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है ना, आदतन वाले, हैबिट वाले जो है ना सेंटेंसेज, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। हैबिट्स, जैसे मैं ब्रश करता हूँ तो रोजाना करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ये सारे के सारे हैबिट वाले सेंटेंस इंडेफिनेट में आते हैं। तो इनकी पहचान क्या हो जाएगी? 7 है, ये मिटा दूँ क्या सारे? और उसके बाद में देखो ये कंटिन्यूस रहा, इसमें कार्य जारी है, जिस समय हम बात करते हैं कार्य जारी रहता है, लेकिन कार्य शुरू होने का समय हमें ज्ञात नहीं होता। लेकिन इसमें हमें कार्य शुरू होने का समय ज्ञात होता है, इसलिए इसमें लास्ट में सिंस या 4 प्लस क्या लगाते हैं हम? सिंस या 4 के बाद में टाइम लगा, दोनों में से एक लगाते हैं, सिंस या 4, और उसके बाद में टाइम। अब देखो सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सर सेंटेंस जो है ना, प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल थोड़ा सा हार्ड है ना। प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल क्या है? थोड़ा सा हार्ड है, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। देखो बाकी सब जो सूत्र है ना, जो ऑल सेंटेंसेज है, उन सब की जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनने की, वो ये होती है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर बोलो, आप डूअर बोलो, मेरे हिसाब से समझ में आपके अच्छी तरह से आ जाएगा। सब्जेक्ट या डूअर के बाद में आपको ऑक्सिलरी वर्ब, टोटल कितनी होती है ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितनी होती है? 24 होती है ना। इसमें प्राइमरी होती है 11 आपके मॉडल्स हो जाएंगे, और 2 आपके मार्जिनल हो जाएंगे। तो उनको मॉडल के साथ जोड़ो तो 11 तो आपके प्राइमरी वर्ब में से आ जाएगा, और बाकी बचे हुए 13 मॉडल्स में आ जाएंगे। जैसे प्राइमरी वर्ब में देख लो, डू से बनने वाली डू, डज, डिड, बी से बनने वाली इज, एम, आर, ये मैं लिखवा दूंगा। हैव से बनने वाली हैज, हैव, हैड, और मॉडल्स हो गए शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये टोटल 13 है। तो 13 और 11 मिला के टोटल 24 होगी। 24 में से कोई भी चीज़ यहाँ पर मॉडल्स, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो 24 में से यहाँ पर कोई भी, मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, वैसे टेंस पढ़ रहे, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी 24 में से जो मैंने बताई उनमें से कोई भी एक चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपके आ जाएगी मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब की अवस्थाएं हैं, पहली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, है ना, इन्फिनिटिव। दूसरी फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और चौथी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म आ जाएगी, वो बता देंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड कोई दे रखा तो अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर सभी सूत्रों की होती है ना, सभी सेंटेंसेज के अंदर कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की, ये स्ट्रक्चर। लेकिन प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल की स्ट्रक्चर अलग होती है ना। मैं सिंपल कह के न कह के इंडेफिनेट का यूज़ करूँगा, है ना, क्योंकि मेरी आदत बनी इंडेफिनेट का यूज़ करवा लेना आपको। अब देखो मैं इंडेफिनेट जो ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अरे अपने स्कूल का नाम तो लिखा ही नहीं भैया यहाँ पर, है ना। क्या नाम है? नवजीवन सीनियर सेकेंडरी, है ना, यह भी लिखना जरूरी है। नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय उनटालड़। अब देखो इधर देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है ना, इसका सूत्र इसलिए अलग है, मैं बता देता हूँ अलग क्यों है। क्योंकि सभी सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट के बाद में देखो, डूअर का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को, डू यानी क्या होता है? किसी कार्य को करना। टीच यानी क्या होता है? पढ़ाना। तो टीचर यानी पढ़ाने वाला, सिंग यानी गाना, सिंगर यानी, तो डू यानी करना, डूअर यानी क्या हो गया? करने वाला। किसी भी कार्य को करने वाला उसको डूअर बोलते हैं। जैसे सेंटेंस के अंदर वाक्य में कोई नाउन को, किसी कार्य को जो क्रिया ना, उस एक्शन को करने वालों को हम क्या बोलते हैं? डूअर बोलते हैं। जैसे मैं कह दूँ वह बस चलाता है, तो बस चलाने का काम कौन करता है?
वह करता है ना, तो वह के लिए वह यहाँ पर आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। और वह सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल। थोड़ी सी चीज़ मैंने थोड़ी कम बताई इसमें ना, देखो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ सब में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, नाउन, सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है आपका, नाउन आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। ये जो डूअर है ना, यहाँ पर नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। समझ में आ रही कि जैसे राम आ सकता है, मोहन, सोहन, गीता, बस, किताब, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, तो इनमें से आ सकता है। तो देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर क्या क्या हो गए, सिंगुलर सबसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। सिंगुलर हो गया ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो गया, जैसे मैंने बोल दिया बॉय, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। प्लूरल क्या हो सकता है, आई को प्लूरल में काउंट किया, वी, यू और दे, या एक्सेट्रा, जैसे बॉय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉय। तो ये सिंगुलर नाउन भी आ सकता है सब्जेक्ट की जगह, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि सेंटेंस में जो डूअर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, तो यहाँ दिक्कत होती है। ये आप लिख सकते हो, ही वह पुल्लिंग के लिए यूज होता है, सी वह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, इट का प्रयोग यह है, वह निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं इसका। जिस जो चीज़ें जैसे डस्टर हो गया है ना, ये बोर्ड हो गया, दीवार होगी, ये सब निर्जीव वस्तु है। और सजीव वस्तु के साथ में भी इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अतार्किक क्षमता वाले होने चाहिए। जैसे गाय है, गाय में सोचने समझने शक्ति नहीं है, गाय, भैंस, बकरी, कीड़े मकोड़े जितने भी समय मौसम वार के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो छोटे शिशु होते हैं उनके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे शिशुओं को पता नहीं होता है 2 और 2 कितने 4 होते हैं, पता है क्या उनको, वो नहीं बोल पता नहीं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे और वो ये प्लूरल हो गए, तो ये हमें पता जरूरी करना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 है। 24 में से देखो ये चीज़ आप लिख लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ना आप लिखते रहो साथ में, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो और आप लोग भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो टोटल कितने हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना टोटल 24 है। 24 में से देखो मैंने अभी बताया आपको, एक तो प्राइमरी वर्ब होती है, एक क्या होती है प्राइमरी, और एक क्या होता है मॉडल्स और मार्जिनल। तो मैं मार्जिनल को मॉडल्स के साथ में लिख रहा हूँ। ये टोटल हो गए आपके 11 और ये हो गए टोटल 13, हो गए ना 13। अब देखो प्राइमरी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू, बी और हैव से बनने वाली जो फॉर्म्स है ये आप नोट करना, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। तो डू, बी, हैव से बनने वाली, डू से बनने वाली कौन सी है, डू, डज और क्या होगी, डू, डज और डिड हो गया। ये तो हो गया आपके प्रेजेंट का, ये अपने प्राइमरी वर्ब डू से बनने वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि इसके साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं, पहली फॉर्म का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डू, डज और डिड कहीं भी आ जाए इसके साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पहली का। और डू एक मेन वर्ब भी है, डू यानी किसी कार्य को करना। बी से बनने वाली क्या होगी, बी की जो फॉर्म है वो है इज, आर, एम, वाज और वर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना आप इसका, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हैव से बनने वाली होगी आपके हैज, हैव और हैड। अब मॉडल्स में लिखूँ क्या यहाँ पे, टोटल टाइम वेस्ट होगा मेरे हिसाब से ना, थोड़ा लंबा चला जाएगा मॉडल्स पढ़ाने के। मॉडल्स कितने होते हैं यहाँ पर, ये चीज़ भी ध्यान रखना। मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट। ये चीज़ जैसे कैन आएगा, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आई कैन लिफ्ट दिस, तो आई कैन लिफ्ट उठाना, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी इनके साथ में। जैसे सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओ, टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये टोटल 13 जो है ना ये इसमें होगी। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, डू डज का प्रयोग हम सिंपल इंडेफिनेट प्रेजेंट है ना, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट के बाद में टेंस कौन सा आया, सिंपल पास्ट आ गया, तो पास्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का। और फ्यूचर के लिए हम शैल और विल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, अब आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने सेल एक मॉडल को यूज़ कर लिया शैल और विल का। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू और डज, पास्ट सिंपल की क्या होगी, डिड, और शैल और विल किसकी होगी, शैल और विल किसकी होगी, फ्यूचर सिंपल की। सिंपल बोल रहा हूँ इंडेफिनेट को। फिर हो गया आपका इज, एम, आर, फिर क्या हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल के बाद में क्या हो जाएगा, आप इधर बैठो लड़के सारे, तो थोड़े आगे आते
इज आर एम, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगी, वाज वर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेल और विल, लेकिन ये बी से बनने वाली है ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगी सेल या विल प्लस क्या हो जाएगा बी, सेल भी या विल भी बोल सकते हैं। फिर आइए आपने हेल्पिंग और परफेक्ट की, तो परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगी, हैज है। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगी, सेल या विल के साथ में क्या लग जाएगी, बी से हैव से बनने वाली है ना, तो मैंने हैव का यहाँ यूज़ कर लिया। तो सेल या विल प्लस हैव, या सेल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे हम फ्यूचर। तो ये देखो ये हेल्पिंग, यानी 2 नंबर पर जो चीज़ आती है ना यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पर लिखी थी। मॉडल्स को एक बार मैं मिटा दूँ, है ना। अब ये देखो, अब ये अपनी टेबल भी बन गई कि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो डू डज का प्रयोग करें सिंपल का, ठीक है। पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं डिड का, नहीं तो सेल और विल का फ्यूचर सिंपल के, ये हो गई। अब बात परफेक्ट कंटिन्यूस की रही। परफेक्ट कंटिन्यूस लोग डरते हैं, बिल्कुल सरल है। इन दोनों के साथ में आपको किसका यूज़ करना है, बीन का। हेड प्लस क्या हो जाएगा, बीन। ऊपर वाले जैसे ये जो है ना, इसके साथ में ये क्या हो जाएगा, सेल या विल हैव प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का सिंपल, है ना, इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डू और इसको एक बार साइड में रख दो। डू और डज में ध्यान रखो, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो किसके साथ में आएगी, किस नाउन के साथ में आएगी, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में ना। यदि डूअर एक वचन का है, राम है, तो राम के साथ में जब हम डू डज का प्रयोग करेंगे ना, तो डू का नहीं करके किसका यूज करेंगे, डिड का, सॉरी डज का, ठीक है। ऐसे इज आर एम में देखो, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ एस लगा ना, तो सिंगुलर के साथ में इसका प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ में आर का हो जाएगा। फिर परफेक्ट की बात करें तो हैज एस लगा ना, तो सिंगुलर के साथ में एस का प्रयोग, प्लूरल के साथ में यदि एक वचन करता है तो हेज का प्रयोग, और बहुवचन है तो हेड का। ये सिंगुलर, ये दोनों के साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। वाज सिंगुलर के साथ में, लेकिन आई के साथ में भी वाज का यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल सेंटेंस है काल्पनिक, काश में राष्ट्रपति होता, आपके 9th क्लास में पाठ दिया इफ आई वर यू, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेज में आई के साथ में वर का यूज होता है, बाकी वाला में आई के साथ वाज हो जाएगा प्लूरल के लिए, ये दोनों के साथ में। सेल और विल में ऐसा नहीं होता। सेल और विल में क्या होगा, आई और बी के साथ में सेल विल में भी 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, एक तो नोट फिक्स वाला और एक फिक्स वाला, समझ रहे हो क्या। एक तो फिक्स वाला सेंटेंस होता है फ्यूचर के अंदर कि मैं तुम्हें देख लूंगा, धमकी होगी ना, थ्रीट, या प्रोमिस करते हैं तो थ्रीट, प्रोमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, नोटिफिकेशन जो होता है ऑफिशियल, ये सारे फिक्स वाला में आता है, तो उसके साथ में उल्टा हो जाता है इससे। और नोट फिक्स वाला में जैसे मैं कह दूँ कि मेरा भाई अभी पढ़ता होगा, तो क्या जरूरी है क्या वो पढ़ता, मैं तो कल्पना कर रहा हूँ, हो सकता है वो अभी कोई खेल रहा होगा, है ना, तो जरूरी है क्या, ये तो इसकी कल्पना है। इसलिए हम आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, है ना। आई और बी के साथ में किसका यूज करेंगे, सेल का। ये चीज़ बाद में बता दी जाएगी, आप अभी इसका ध्यान रखो। डू और डज और डिड के साथ में, और इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं, पहली अवस्था का यूज करते हैं क्या, या मैं मिटा दूं क्या, ये वर्ब की फॉर्म आ गई, वर्ब की क्या आ गई, फॉर्म आ गई। ये मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब मैं सिंपल प्रेजेंट शुरू कर देता हूँ। आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लिया करो साथ, कुछ से कमियां रहेगी, है ना, जिसको बाद में सुधारा जा सकता है। अब देखो, मैं सबसे हार्ड है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है, थोड़ा हार्ड है, लोगों के समझ में नहीं आता, बच्चों के ये चीज़ समझ में नहीं आती। बिल्कुल सरल, देखो सबकी स्ट्रक्चर तो यही है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा अलग इसलिए है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो या सिंपल कह दो, ये थोड़ा अलग इसलिए कि उसमें सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में जो डूअर कह दो या सब्जेक्ट कह दो, मैं सब्जेक्ट करूँ, ठीक है ना, डूअर भी अच्छा है, डूअर कहोगे समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट या डूअर, मैं डूअर ही कह देता हूँ, ऐसा करो आप, सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा। डूअर जो है ना, कार्य करने वाला सबसे पहले आता है, और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। प्रेजेंट सिंपल की मुझे ये बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इधर देखो। डू से बनने वाली प्राइमरी का यूज़ करेंगे ना, तो प्राइमरी के अंदर कौन कौन सी होगी, डू से बनने वाली, बी से बनने वाली, और हैव से अभी मैंने पढ़ाया ना, तो हमें अब जरूरत पड़ेगी डू, डज और डिड की। तो डिड पास्ट पढ़ेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी डू और डज की। सिंगुलर के साथ में डू और सिंगुलर के साथ में डज, और प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म का कौन सी का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। और सबसे इंपॉर्टेंट, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, जैसे वह पढ़ता है, सकारात्मक है, वह नहीं पढ़ता नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है।
कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का जब हम यूज नहीं करेंगे, सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं अभी हम, कौन से पढ़ रहे हैं, सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो डूअर के बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो ये डूड तो आएगा नहीं, ये तो नेगेटिव पढ़ेंगे तब आएगा इंटरोगेटिव। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, और ये सबसे थोड़ी सी हार्ड है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म या मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस। मैंने आपको अच्छी तरह बताया, अभी पहले आपको पढ़ाते समय बताया था कि मेन वर्ब की एस पहली फॉर्म आएगी या मेन वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, हार्ड बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो सीधी क्या आ गई, मेन वर्ब। अब देखो ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी जो नाउन होता है ना, उस नाउन के पीछे एस या ईएस जोड़ो आप, तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बनेगा। नाउन क्या बनेगा, प्लूरल। जैसे मैंने कह दिया बॉय, क्या बॉय नाउन नहीं है, नाउन नहीं है क्या, मैंने एस जोड़ दिया, इसके पीछे एस जुड़ेगा तो ये हो गया बॉयज। बताओ बॉयज सिंगुलर है प्लूरल है, मूर्ख हो क्या रे, बॉयज सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, एस या एस जोड़ती बॉयज क्या बन गया, टीचर सिंगुलर है, एस या एस जोड़ती टीचर्स क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ना। जबकि वर्ब उल्टा है, वर्ब इससे उल्टी चलती है। वर्ब का देखो, वर्ब जो है ना, वर्ब के साथ में आप एस या ईएस जोड़ो, वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ो, वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर। नाउन जब प्लूरल बनता है तो वर्ब क्या बनती है, नाउन से उल्टी चलती है। तो नाउन जब बनता है प्लूरल तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। इसका मतलब वर्ब पहले क्या थी, पहली फॉर्म क्या होती है वर्ब की, प्लूरल होती है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने कह दिया गो, तो इसके साथ में मैं एस न जोड़कर ई एस जोड़ूंगा, मैं बता दूंगा क्यों जोड़ूंगा, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर बन गई ना। ये गोज क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। नाउन वर्ब के साथ में एस जोड़ते वर्ब सिंगुलर बन। इसका तात्पर्य यह हुआ, यदि वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है तो वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ना, यदि वर्ब को अपन को क्या करना है, सिंगुलर बनाना है तो वर्ब के साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ईएस, वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा ना। आगे बात समझ में। और यदि प्लूरल बनाना, प्लूरल तो होती है, तो ये क्या होगी, प्लूरल होगी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है और सिंगुलर वर्ब भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सब लोग विद्यार्थियों को क्या करती है, थोड़ा सा परेशान कर देती है ये चीज़। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये एक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। दिखाई दे रहा है ना साहब, यस है थोड़ी खराब आ गया। एक बार ये बंद कर देके लाइट को, फ्लैश को बंद कर दे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। मैं पॉजिटिव पढ़ा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये बात है देखो कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, ठीक है। और यदि जैसा मैंने कह दिया सब्जेक्ट ही बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, ही सिंगुलर है या प्लूरल है, बोलो क्यों नहीं तुम लोग, बोलो सिंगुलर है ना। तो वर्ब बता दो, मैं ही के बाद में गो लगा दूं, क्या सही है क्या, वर्ब की पहली फॉर्म लगा दूं क्या, नहीं है सही, क्योंकि ये सिंगुलर है। मैंने अभी बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर गो के साथ में एस लगा दूं क्या, ईएस लगेगा, इसके पीछे क्या लगेगा, ईएस। ये बता देता हूँ आपको, है ना, ये एक बार मैं बता देता हूँ। ईएस उस वर्ब के पीछे लगेगा जिस वर्ब का लास्ट लेटर डबल एस एस एच सी एच ओ डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स और जेड है, तो उनके पीछे क्या लगेगा, ईएस। बाकी सबके पीछे क्या लगेगा, एस। और ध्यान रखना, यदि लास्ट लेटर वाई है वर्ब का और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी बच्चे वही अक्षर है ना 21, तो उनमें से कोई एक है तो वाई को हटाकर आई ई एस में बदल देते हैं। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आनी चाहिए, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए ना, यस। अब देखो, जैसा मैंने कह दिया यू बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल। यू के साथ में गो आना चाहिए, गो जाना चाहिए, गो आना चाहिए, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर है और वर्ब भी क्या है, सॉरी यू क्या है, प्लूरल है, वर्ब भी क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल, यदि यहाँ पर यू के गोज कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि राम के साथ में राम है तो वहाँ पर गोज ना लगा गो लगा देते राम को। ये ध्यान रखना, यहाँ कोई दिक्कत है क्या, ये बड़ो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लो। वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमें
वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते, वैसे होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता। इसको मिटा दूं क्या मैं? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। तो आगे वाला जो नियम है थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है ना? वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल। ये कोई दिक्कत है क्या? अब शुरू करते हैं हम सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं कह दूँ अध्यापक पढ़ाता है, हिंदी में लिख दूँ मैं क्या? अध्यापक पढ़ाता। मुझे लग रहा है आपका समझ में आ जाएगा। अध्यापक एक बार नहीं आए तो आप 2-3 बार देखो, पूरा समझ में आ जाए। अध्यापक पढ़ाता है, टेंस निकाल लिया हमने, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सूत्र इसके स्ट्रक्चर अलग होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे ना हम, डू डज डिड का। तो अब स्थिति आ जाएगी मेन वर्ब। अब मुझे बताओ टीचर एकवचन है या बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताइए मुझे। टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। यानी वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा हमें। वर्ब हमेशा क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना। अब मैं बताऊँ टीचर, टीचर के बाद में वर्ब क्या आएगी? पढ़ाना। मूल क्रिया क्या? पढ़ाना, है ना? तो टीच बोलते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? टीचर टीच सही है क्या? ये वर्ब बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, तो गलत है। तो इसके पीछे एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। और सी एच है, मैंने क्या डबल एस एस सी एच ओ एक्स जेड है, तो सी एच है तो हम इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। टीचर टीचेज। आ रही है क्या बात समझ में? अगर ऐसे होता तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ाते हो, सॉरी तुम्हें पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो। अब मुझे बताइए सबसे पहले मैं क्या लिखूं? यू लिख दूंगा। अब यू के बाद में टीच लिखूं या टीचेज लिखूं? यू तो प्लूरल है, तो वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल होती है ना। यहाँ पर यू क्या आ जाएगा? यू टीच। यस, टीचेज क्यों बोल रहे हो? यू प्लूरल है तो टीच भी क्या है? प्लूरल। आ रही है क्या बात समझ में? आप 2-3 बार देखना, ऐसा हो जाएगा ही टीचेज। सिंगुलर नाउन है तो ऐसे ही लगाएंगे वर्ब के पीछे। अब इसका मैं नेगेटिव का बता देता हूँ, है ना। नेगेटिव में थोड़ी सी दिक्कत होती है, शॉर्ट में बताना पड़ेगा जल्दी से, समय इतना नहीं। नेगेटिव में क्या होता है कि अब नेगेटिव के अंदर हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू और डज। तो देखो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, डू और डज, इनका दोनों में से एक का यूज करेंगे। मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी भाई? मेन वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी, प्रथम अवस्था रहेगी। जैसे मैंने अभी बताया, डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है? पहली फॉर्म होती है। तो डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो है, सॉरी नेगेटिव बता रहा हूँ ना मैं। सब्जेक्ट डू डज, मेन वर्ब से पहले नोट लगेगा इसमें, है ना। मेन वर्ब से पहले नोट नेवर दिया है, तो ऐसे जो नेगेटिव सेंस देने वाला के साथ में नोट का यूज नहीं होता है। तो मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि अध्यापक नहीं पढ़ाता है। अध्यापक नहीं पढ़ाता है। अध्यापक अध्यापक नहीं पढ़ाता। अभी जो सेंटेंस लिखा था ना मैंने ये लिखा था अध्यापक पढ़ाता है का टीचर टीच, टीचर टीच या टीचेज, टीचेज लिखा था। अब जब नेगेटिव लिखूंगा तो अध्यापक नहीं पढ़ाते, अब इसमें क्या आ जाएगा? टीचर। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब डू लिखूं या डज लिखूं? बताओ टीचर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। अभी मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के, ये जो सिंगुलर के साथ में एस जो होता है ना, वो सिंगुलर के साथ होता है, इसमें डज का यूज करेंगे। एस फॉर सिंगुलर याद कर लो। तो टीचर डज नॉट, विद्यार्थी गलती कर देते हैं यहाँ पर, फिर टीचर्स लगा देते हैं। मैंने स्पष्ट कह रखा है, डू डज के साथ में और डिड के साथ में वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? पहली अवस्था आती है, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो टीचर डज नॉट, टीचर्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीधा टीच। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ये आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे बताना तो काफी चाहता हूँ मैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखोगे समझ में आ जाएगी। यहाँ प्लूरल होता ना, तो यहाँ पर डू का यूज, जैसे तुम पढ़ाते हो तो यू, तुम नहीं पढ़ाते तो यू डू नॉट, इसमें भी टीच आ जाएगा, क्योंकि यू के बाद में डू का यूज कर लिया। प्लूरल सिंगुलर है तो डज का प्रयोग कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। साफ आ रहा है ना? इंटेरोगेटिव में कितने प्रकार के होते हैं? खराब होगा। सही नहीं आ रहा? तो फिर इंटेरोगेटिव बाद में पढ़ाएंगे, एक बार हमारा समझ में आना जरूरी है।
इंटेरोगेटिव के सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसका हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरा विस्तार करके बताना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं आपको, क्या वह पढ़ाता है, आप उत्तर दोगे हाँ या ना। तो इन सेंटेंसेज को हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इनका प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। फिर मैं पढ़ा दूं वह क्या पढ़ाता है, तो दोनों में क्या आया, वह क्या पढ़ाता, आप कहोगे कि हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा वो क्या पढ़ाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस है जिसमें यस और नो का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता है। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ, सब्जेक्ट को ले जाओ पीछे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड जो है वो आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड का यूज करेंगे। WH वर्ड का मतलब WH फैमिली होती है ना, वाई, वू, वूज, वूम, वेन, वेयर, विच, या हाउ से हाउ, है ना, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ओपन, हाउ फार, है ना। तो इनके यूज करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ये बाद में एक्सप्लेन करके और बता देंगे, है ना। जैसे मैं एक वाक्य, यहाँ पर बच्चे को दिक्कत आती, फिर इसमें वाट की दिक्कत आ जाती। जैसे मैंने कहा, क्या अध्यापक पढ़ाता है, क्या अध्यापक पढ़ाता है, क्या अध्यापक पढ़ाता है, क्या इस सेंटेंस का हम उत्तर यस और नो में दे सकते हैं, यस दे सकते हैं ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है, सब्जेक्ट लाना है पीछे। विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, WH वर्ड का यूज करते हैं, वाट का। वो बोलते सर क्या है, तो वाट लगा देंगे, नहीं लगेगा वाट, है ना। यहाँ पर वाट न लगाकर सीधी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब अध्यापक सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, टू आएगा, डज आएगा, डज आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डज आएगा। डज के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा टीचर, डज के बाद क्या आ जाएगा, डज टीचर टीच। अभी मैंने बताया है कि वर्ब के साथ में डू डज आए ना, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, पहली फॉर्म आती है। सर अब खराब आने लगी बेचे टीच। थोड़ा, है सर बहुत खराब आने लगी। ये एक तो बता दे, हाँ। डज के बाद में टीच, टीचर टीच आ जाएगा। अब मैं ऐसे कहता कि वह क्यों, क्या वह पढ़ाता है, इसका उत्तर हम हाँ या ना दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का बनाते समय, ऐसे क्वेश्चंस को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और यदि ऐसा आता कि वह क्या पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, अगर ऐसा होता अध्यापक क्या पढ़ाता है, क्या इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो क्या, अध्यापक की क्या पढ़ाता, क्या आप हाँ या ना में दे सकते हो उत्तर, नहीं दे सकते। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लानी तो है ही, लेकिन इसमें हमें WH वर्ड का यूज करना पड़ेगा सबसे पहले इनसे। तो क्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अब हम सबसे पहले वाट का यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हाँ, वाट के बाद में स्ट्रक्चर बाकी सेम ही है, लेकिन WH वर्ड पहले हो जाएगा। वाट के बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। टीचर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डू लिखूं या डज लिखूं, हाँ, वाट डज टीचर, सब्जेक्ट आ गया ना, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, टीच, टीचर्स नहीं आएगा, वाट डज टीचर टीच। और इंटरोगेटिव करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव करना, तो वर्ब से पहले आपको नोट लगाना है। यह है प्रेजेंट का सिंपल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये दिक्कत हो जाती है विद्यार्थियों को कि मेन वर्ब के बाद में कहाँ एस या एस लगाना है। यदि सब्जेक्ट जो है, जो डूर है, वो सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में एस या एस लगाओ, वर्ब को करो प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। बाकी ऐसे याद करना है, इसका रिवाइज कर सकते हो, बार बार आपको देखना है। और अपना जो स्कूल का चैनल है, इसको क्या करना है, नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय उंटालड नाम से ये जो चैनल है अपना, इस पर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबाना है। एक बार इन विद्यार्थियों की फोटो दिखा दे, कितने बैठे, हाँ, काफी हो गया। बस समझ में आ गई क्या सबके, यस।